हिंदुस्तान में ना ये पुराना रिवाज है भाई, किसी से पैसे ले लो, जब पैसे लेने जाओ तब तो बिल्ली की तरह जाओ, या कोई माल लेने जाओ तब तो बिल्ली की तरह जाओ कि भाई साहब माल दे दीजिए, क्रेडिट पे दे दीजिए, या यार मेरे को उधार दे दे, मेरे को उधार की ज़रूरत है। और उसके बाद जब उसका पैसा वापस करने की बात आती है तो बंदा शेर बन जाता है। अरे यार दे देंगे भाई, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, आज नहीं यार कल दे देंगे, जल्दी ना कर यार, बार बार परेशान ना कर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे बात करने वाले हैं, जिससे अगर मार्केट में आपका कोई पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा वापस आ जाएगा। और आगे से अगर आप कोई क्रेडिट देते हो या उधार देते हो तो आप इस तरह दोगे कि आपका पैसा अटके नहीं। सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि यार व्यापार कर रहे हो आप, एडवांस पेमेंट पे काम करो। 2 पैसे कम भी बचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो काम ही एडवांस पेमेंट पे करूंगा, क्रेडिट मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ये सुनने और कहने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअल में जब ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें अगर आपको सर्वाइव भी करना है और उसके बाद थ्राइव भी करना है तो आपको क्रेडिट देना ही देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ केस में 15 दिन देना पड़े, कुछ केस में 30 दिन, कुछ केस में 45 दिन, अलग अलग हिसाब होगा, लेकिन आपका जो पैसा है माल जाने के बाद ही आएगा। या कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि यार मेरा दोस्त आ गया या मेरा कोई रिलेटिव आ गया, यार मेरे को पैसे की सख्त आवश्यकता है, मेरे साथ इमरजेंसी है, जब नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी आएगी तब मैं तेरे को दे दूंगा, थोड़ा खर्चा पानी चल जाएगा, दे दीजिए ना। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे जब आपको पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे क्रेडिट की फॉर्म में देना पड़ेगा या किसी को हाथ उधार देना ही पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या क्या सोल्यूशंस अपनाने चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, आप टर्म्स एंड कंडीशंस पहले खोल दो। भाई क्या होता है ना, कभी कभी आदमी हाथ उधार देता है, यार मेरे फ्रेंड ने मांगे, अब मैं उसकी इमरजेंसी में तो मदद कर रहा हूँ, क्या मैं हाथ के हाथ ऐसा पूछता हुआ अच्छा लगूंगा कि यार पैसा ये कब देगा तू वापस, कब तक देगा, अगर देगा तो इस पर इंटरेस्ट देगा या नहीं। चलो इंटरेस्ट नहीं दे रहे आप मदद के लिए, लेकिन पैसा कब तक देगा ये तो पूछा जा सकता है। तो आपको शाइनेस को साइड रखना पड़ेगा। या हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो कि यार मैं तेरे को इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा हूँ, तेरे को जरूरत है, मैं इतना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट इस हिसाब से लूंगा और अपना प्रिंसिपल अमाउंट इस हिसाब से लूंगा, वो आप पहले ही खोल दो। या क्या होता है कि बंदा माल बेचने जाता है, अब माल बेचने गया, ऑर्डर्स लेने जा रहा है बंदा, तो उसका लालच होता है कि यार मुझे किसी भी तरह ऑर्डर्स मिल जाए। तो उस समय बंदा क्या है, डर की वजह से कि यार मैंने अगर अभी पेमेंट की बात कर दी कि भाई तू पैसा कब देगा, ये बंदा मेरे को ऑर्डर ही नहीं लिखवाएगा। अब आप यार खुद सोचो, आपका पैसा कम से कम आपके हाथ में है, आप उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। कल को आपने उसका पैसा दूसरे को दे दिया और उस पैसे के लिए आप भिखारी बन गए, उसने आपको किस्तें बांध दी कि यार 1 लाख रुपए की पेमेंट दूंगा, हर बार 10-10 फोन करने पड़ेंगे, 10-10 हज़ार रुपए बांध के दूंगा। तो उस भिखारी बनने से अच्छा है कि आपका माल आपके पास ही रहे, आप कहीं और बेच लेना यार। उसके बाद ना आप उसकी पेमेंट हिस्ट्री चेक कर लो। यार फॉर एग्जांपल किसी भी मार्केट में आप माल बेचना जा रहे हो, मैं भी ऐसा बहुत करा करता था, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो और ये बहुत व्यापारी लोग करते हैं, जो पुराने व्यापारी लोग हैं ना वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी इंडस्ट्री में माल बेचने जा रहा हूँ, आसपास की मार्केट को थोड़ा स्कैन करो, पूछ लो कि यार जो फलाना XYZ बंदा है उसकी पेमेंट पोजीशन कैसी है। आप उनसे पूछो 24 नंबर वाले से, वो बताएगा आपको। जो आसपास के लोग हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे, वो इतनी क्लैरिटी के साथ आपको बता देंगे कि यार तूने इसको माल दे दिया, बस ठीक है, पैसा तो भूल जा, पैसा तेरा खत्म हो गया, ये बंदा ही ऐसा है। या हो सकता है कि वो बताए कि इस पार्टी को माल दे दो भाई, कम रेट में भी अगर आपको माल देने का मौका मिल रहा है आप इसको दे दो, ये 24 कैरेट सोना पार्टी है, इसको तो आपने माल दे दिया, ये पैसा अपने आप डाल देता है, भैया फोन करने की भी जरूरत नहीं। तो टेक्निकली क्या है, आपको उसकी एक पेमेंट हिस्ट्री पता चल जाएगी अगर आप उससे फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो। और मार्केट वाले जो लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी दे देता है कि भैया इसकी आज तक की पोजीशन है, और जब मार्केट में सबका पैसा टाइम से देता है तो आपका भी देगा। और अगर ये मार्केट में किसी का भी पैसा वापस नहीं करता तो आप भी अपना पैसा देके भूल जाओ भैया, वो बैड डेट्स हो गया आपका। अगले पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चैनल से आपको हल्की सी भी वैल्यू मिल रही है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, जिससे रेगुलर मैं आपके पास इस तरह का वैल्यूबल कंटेंट लेकर आ सकूं। आप किसी भी नए बंदे से काम करो ना तो उसके माइंड में, अपने माइंड में सेट कर लो कि यार इस बंदे की क्रेडिट लिमिट ये रहनी है। हिंदी भाषा में बोले तो उसकी औकात सेट कर लो कि यार मैं तो इससे 1 लाख रुपए का ही काम करूंगा। 1 लाख रुपए जब मेरे आ जाएंगे उसके बाद आगे माल जाएगा, फिर वो पैसा आता रहेगा, और 1 लाख रुपए से ऊपर मैं काम करूंगा ही नहीं इससे। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगी हाँ यार ये बंदा ठीक है, आपको 5-7 ट्रांजैक्शन में उसका पता चल जाएगा। वैसे तो पता तो 2-3 ट्रांजैक्शन में भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और सेफर साइड पे होने के लिए 5-7 ट्रांजैक्शन में आपको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे की क्या औकात है, पैसे देने की कैपेसिटी कितनी है और कितनी नीयत है। कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटी तो होती है लेकिन नीयत नहीं होती। तो वो सब जब आप जज कर लोगे फिर उसकी धीरे धीरे क्रेडिट लिमिट आप बढ़ाते जाओ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की होती हैं, तो उसमें बेटर क्या होता है कि आप शुरू में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लो। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि बंदे को एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना होता है, वो कोई सस्ता सा वकील पकड़ लेता है। अब उसमें क्या होता है, वकीलों के पास क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, भाई इस तरह की ट्रांजैक्शन का ये फॉर्मेट है, उसमें डिटेल्स डाली और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। प्रॉब्लम ये आएगी कि जिस दिन आपको एनफोर्स करना पड़ा, किसी दिन अप एंड डाउन आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट डिटेल तो मिसिंग ही है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि या तो एक बढ़िया वकील पकड़ो,
और क्या है कि कभी कभी बढ़िया वकील भी गलती कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेस्ट ये है कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप उसको बोल दो कि यार जब मेरा सारा फॉर्मेट रेडी हो जाए, आप मेरे को एक रफ पेपर पे प्रिंट दे दो, मैं उसको एक बार गो थ्रू कर लूंगा कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट जो है मिसिंग तो नहीं है या कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे क्या है, कोई कमी होगी तो आप पहले ही उसको ठीक कर पाओगे, और जिस दिन इन्फोर्स करने का दिन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए एक्चुअल में सहायक होगा। बहुत सारे जो हमारे मिड साइज व्यापारी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मटेरियल भेज दिया, डिलीवरी चालान के अगेंस्ट भेज दिया, उसके बाद क्या अकाउंटेंट आएगा, 7 दिन में एक बार आता है, 14 दिन में एक बार आता है, वो बिल सारे बनाएगा, और फिर उसके बाद जब लड़के को टाइम लगेगा या कोई मेरा बंदा उस साइड से निकल रहा होगा कस्टमर की साइड से, तब हम उसको बिल पहुंचा देंगे। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हो गया, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, जिनके पास मटेरियल आता है, उन्होंने मटेरियल चेक करा और वो इमीडिएटली पेमेंट करने को तैयार है, लेकिन अगले आदमी के पास बिल ही नहीं पहुंचा तो वो पैसा कैसे देगा। तो आपका पैसे का नुकसान हो गया, यहाँ पे कैश फ्लो का नुकसान हो गया। मेरे हिसाब से बेस्ट सिचुएशन ये रहती है कि यार आप एक अकाउंटेंट हायर करो, कोशिश करो कि यार एक फुल टाइम अकाउंटेंट हो, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेंट हो, जो हर टाइम अवेलेबल है। थोड़ा पैसा ज़्यादा भी देना पड़ रहा है ना, बहुत बढ़िया यार, सस्ता पड़ेगा, जब आपके कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, पैसा जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जब भी मटेरियल भेजो, 2 इनवॉइस कॉपी उसके साथ भेजो, एक तो यार कस्टमर की जो कस्टमर के हाथ में देनी है, दूसरे के ऊपर रिसीविंग लेके आनी है, रिसीविंग पे मोहर जरूर लगवा के लानी है, रिसीव लिखवा के लाना है, जिससे कल को कुछ अप एंड डाउन हो गया फॉर दैट मैटर तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि यार मैंने मटेरियल डिलीवर भी करा था। उसके बाद क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, अब आप किसी कस्टमर को दे रहे हो, बड़ी कंपनी में माल दे रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका बिल सही आदमी के पास पहुंचे। अब यह है कि बिल यार अकाउंटेंट के पास पहुंचा ही नहीं, तो वो क्लियर कैसे करेगा, वो तो चपरासी की जेब में पड़ा था, उसने माल रिसीव करा और रिसीविंग वहीं दे दी और अपनी जेब में बिल डाल के रखा, आपका बिल एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं अकाउंटेंट तक, तो पैसे आने का तो कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यार जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनवॉइस पे जरूर मेंशन्ड हो। अब आप खुद सोचो यार, ये सब टेंशन नहीं है, ये सब तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी प्रोग्रेस करने के लिए कर रहे हो। उसका रीजन क्या है कि अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है, प्रॉफिट थोड़ा कम भी है, लेकिन अगर कैश फ्लो अच्छा है तो आप अच्छी वॉल्यूम में काम कर पाओगे, आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा घुमा पाओगे और बहुत बढ़िया पैसा कमा पाओगे। लेकिन अगर आपके बिजनेस में मार्जिन भी अच्छा है, आप बढ़िया कमाते हो, लेकिन आपका पैसा आता ही नहीं, आप फ़ोन कर करके यार मेरा पैसा दे दो, ये कर दो, मेरा पैसा आप दे दो, वो बंदा थोड़ा सा डाल रहा है, आपका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो आप बिजनेस में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, अटक अटक के आपकी गाड़ी चलती रहेगी हमेशा। अब एक बार आपका बिल चला गया कस्टमर के पास, आपके पास बैकएंड में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप पीरियोडिक फॉलोअप कर सको। अगर मैनुअल है, भाई आपका काम कम है, तो मैनुअल रख लो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ऑटोमेटिक देख लेंगे कि यार हर 7 दिन में हमको एक बार रिमाइंड करना ही करना है। कोशिश करो कि जो रिमाइंडर करो, कॉल के ऊपर तो करो ही करो, लेकिन हाथ के हाथ एक ईमेल भी डालो। ईमेल से क्या है, आपके पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आ जाता है कि यार हर 7 दिन में मैं पेमेंट मांग रहा हूँ, तो मेरे फॉलोअप्स टाइम से चल रहे हैं। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि यार जब आप फॉलोअप्स करो तो सीधे आप खुद पैसा मांगने ना चले जाओ। एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप बहुत स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, आप वन मैन शो हो, तो सर्कमस्टांसेस अलग हैं, लेकिन अगर आप एक मिड साइज काम भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि यार खुद आप एकदम पेमेंट मांगने ना जाओ। आपका रोल तो बिल्कुल एंड में आएगा, आप अपनी टीम को कहो कि वो रेगुलर फॉलोअप्स करे, वो पैसा मांगते रहे। अगर कुछ अप एंड डाउन होता है और वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, तब आपका रोल आएगा पैसा मांगने के लिए। अच्छा यार, कोई भी केस ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि यार थोड़ा सा डिस्प्यूट अब राइज हो रहा है पैसे से लेके, कि यार वो पैसा दे नहीं रहा, डिले कर रहा है, बार बार हमें टरका रहा है, तो भी आपको थोड़ा सा ना प्रोफेशनली एक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उसको बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा रूड हो गए, टोन, जो आपकी टोन होती है ना बात करने की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने कहा कि यार पैसा क्यों नहीं दे रहा है भाई, कितने दिन हो गए, मैं तुझे उठा लूंगा घर से। मवाली नहीं हूँ, ये मेरा भी पैसा खाया, मेरा भी बारिश भी और मैं ड्राइवर, इसने मेरा भी पगार नहीं दिया, मारिए आप इसको, मर्डर कर दो आप इसका। एक मिनट। आप कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आपका थोड़ी सी झुंझल तो निकल जाएगी, जो आपका गुस्सा है ना थोड़ा सा वो निकल जाएगा, लेकिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा। और गलती से भी अगर आपने उसको गाली दे दी कि यार, मतलब कोई भी गलत गाली दे दी आपने, तो आप बिना सोचे समझे अपने पैसे को राइट ऑफ कर सकते हो, बैड डेट्स में डाल सकते हो, वो पैसा आपका खत्म हो गया। तो आप अपने वर्ड्स पे और अपनी जो टोन है कि किस तरह आप बात कर रहे हो, उसको हमेशा कॉन्शियसली इस्तेमाल करो। हाँ, प्रेशराइज करो उसको पैसे के लिए, लेकिन ये नहीं कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जाओ, उससे आपका और नुकसान होगा फायदे की बजाय। अच्छा, मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक बताता हूँ जो मैंने एक बार इस्तेमाल करी थी। मेरी एक पार्टी थी बैंगलोर की, पार्टी का नाम तो ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, हालांकि मेरा बहुत मन है कि मैं आपको बता दूं, हर बंदे को पता चले कि उसको यार माल मत देना, पैसे वो बहुत परेशान करता है, लेकिन जो भी खैर, हमने एक बार उसको माल दिया था। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया था कि हमें 5 लाख रुपए उससे रिसीव करने थे, और वो डेली हमें बेवकूफ़ बना रहा था, यार आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, कल मैं जाऊँगा, आज आउट ऑफ टाउन हूँ, वगैरह वगैरह। उसने सारे के सारे जितने बहाने हो सकते हैं, सारे बहाने उसने हमें गिना दिए थे।
5-6 महीने हो गए थे मेरे को टालते टालते। जो मटेरियल हमने 15 डेज क्रेडिट पे दिया था वो 6 महीने तक भी पैसा नहीं आया था। फिर एक दिन थोड़ा सा हमारा दिमाग काम करा, हमने कहा कि यार आपको जो 5 लाख रुपए देने हैं ना, हम उस पर आपको 5% कैश डिस्काउंट देने को तैयार हैं आज की डेट में, आप हमारा पैसा दे दो। और आप विश्वास नहीं करोगे, शाम को सारा का सारा पैसा आ गया। उसको लालच ये दिखा कि यार 5 लाख पे अप्रॉक्स जो 5 लाख रुपए की पेमेंट है उस पर मेरे को 25,000 रुपये बैठे बैठे बच रहे हैं। मतलब उसके पास पैसे थे भी, पैसे में सिर्फ वो ज़बरदस्ती टरका रहा था। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि यार आपसे माल ले लिया, अब आप उसको टालते रहेंगे, फिर जब नेक्स्ट माल की ज़रूरत पड़ेगी तभी उसको पैसा क्लियर करेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही टालते रहेंगे, छोटा छोटा पैसा उसको देते रहेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी भी कोई ऐसी ट्रिक है जिससे आपने पैसा निकाला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अभी लिखें। उसका रीज़न क्या है कि यार बहुत लोगों का ना पैसा अटक जाता है और वो सोचते हैं कि यार अब ये पैसा ख़त्म ही हो गया। जब हम लिखेंगे अपने एक्सपीरियंसेस और हम बताएंगे कि यार इस तरह करके जुगाड़बाजी करके हमने अपना पैसा निकाला है, तो और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बनेगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में अभी कमेंट करें अगर कोई ऐसी ट्रिक है जो आपने इस्तेमाल करी और अपना पैसा निकलवाया है। अब आता है ब्रह्मास्त्र का टाइम। ये 99% केसेस में चलेगा ही चलेगा और आपका पैसा वापस आ जाएगा। आप अगले बंदे को ना पब्लिकली एम्बैरेस करना स्टार्ट कर दो। वो कैसे? फॉर एग्जांपल यार आपको पता है कि शाम का उसका टी टाइम 5 बजे होता है, तो डेली आप अपना रूल बना लो कि यार 1-1.5 घंटा 2 घंटा, क्योंकि मेरे को अपना पैसा निकालना है, तो मैं तो जाके बैठ जाऊंगा वहाँ पर और मैं कहूँगा कि यार चाय भी पिला, टीवी भी देखूंगा, सब कुछ करूँगा। वो बंदा 10-15 मिनट एंजॉय करेगा आपकी कंपनी, उसके बाद किलसने लग जाएगा। इस बंदे को जाने को भी नहीं कह सकता क्योंकि इसका पैसा देना है और ये खुद जा भी नहीं रहा, तो परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप डेली जाके बैठ जाओगे तो उसके बच्चे पूछेंगे अंकल डेली क्यों आ जाते हैं, उसके फादर साहब पूछेंगे, उसकी मदर पूछेंगी, उसकी वाइफ पूछेगी कि चल क्या रहा है, ये बंदा डेली आके क्यों बैठ जाता है, इसके साथ मसला क्या है। और आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा कि यार इसका पैसा दे के निपटाओ। या आप हो सकता है कहीं मिले मार्केट में कि और भाई कैसा है, थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोल दिया, 5-6 लोगों ने सुन लिया कि यार और भाई कैसा है, मेरा पैसा कब दे रहा है यार, 5-6 कमिटमेंट कर चुका, रोज़ का ही तेरा ऐसा हो गया। उसको ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा लगेगा उसको क्योंकि उसके सोशल स्टेटस पे फ़र्क पड़ेगा कि यार मैं एज अ डिफ़ॉल्टर लोगों के सामने आ रहा हूँ, अपने लोगों के सामने आ रहा हूँ, अपने दोस्तों के, अपने परिवार के सामने आ रहा हूँ। और उसका मेंटल टारगेट ही यही बन जाएगा कि यार अब तो इसका पैसा दे के निपटाना है, नहीं तो ये मेरे को परेशान कर देगा। और आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप उसको मेंटली इतना प्रेशराइज कर दो, उसको इतना डिस्टर्ब कर दो, उसकी मेंटल पीस को बिल्कुल ख़त्म कर दो। थोड़ा सुनने में हार्श लग रहा है लेकिन अपना पैसा निकलवाना है तो करना पड़ेगा। उसकी मेंटल पीस ख़त्म कर दो। उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कहीं से भी दे लेकिन आपका पैसा क्लियर कर दे। हालत ये होनी चाहिए कि रात को अगर उसको सपने भी आते हैं ना, सपने में भी भूत बन के आप आओ कि यार इसके पैसे किसी तरह क्लियर करने हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, इस केस में मेरे साथ भी एक कांड हुआ था। उसमें क्या था कि एक एम्प्लॉय आया था मेरे पास कि ये जॉब के लिए आया था। उसने कहा कि यार मेरी मदर की तबीयत खराब है और आप मेरे को सिर्फ 3,000 रुपये एडवांस दे दो, आज ही दे दो, मेरे को ज़रूरत आ जाए, कल से मैं ड्यूटी पे आ जाऊँगा। अब मैंने गुड फेथ में दे भी दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा अमाउंट है और किसी की हेल्प हो रही है, इससे बढ़िया क्या है। भाई जेन्युइन बंदा है, लग भी जेन्युइन रहा था। उसने अपनी आईडीज़ वगैरह दे दी, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया जैसे हम प्रोसेस करते हैं किसी एम्प्लॉय को। वो सब कराने के बाद वो पैसा ले गया। उसने 2-3 दिन काम भी करा तो 200-300 रुपये का काम करा। उसके बाद वो बंदा गायब हो गया, ना फ़ोन उठाए, ना मैसेज पे रिस्पॉन्ड करे। 1-2 बार बात भी हुई तो कल को आ रहा हूँ, मतलब उसने बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया। बात पैसे की नहीं थी लेकिन उसने बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता चला कि वो कहीं और जॉब कर रहा है। जहाँ वो जॉब कर रहा था वो अच्छा खासा कमा रहा था। वो चाहता तो धीरे धीरे करके हमारा पैसा ईजिली दे देता, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। अमाउंट छोटा था, हमने उस समय तो इग्नोर कर दिया। नहीं तो हम क्या है वहाँ पे उसकी नई प्लेस ऑफ वर्क पे भी जाके उसको थोड़ा सा एम्बैरेस कर सकते थे। उसके मैनेजर को बताते कि भैया देखो ये 2500 रुपये लेके भागा हुआ है। लेकिन खैर वो सब हमने नहीं करा, लेकिन वो ऑप्शन था। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो शादी में मिलता है। वहाँ पे क्या हम 7-8 लड़के खड़े थे, वैसी बातचीत हो रही थी। तो कुछ बात में मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता कि यार तेरे को 2,000 रुपये देने हैं इस चीज़ के। तो मैंने उसको एकदम तेज़ आवाज़ में बताया कि यार इससे ले ले, इसने मेरे को 2500 रुपये देने हैं, 6 साल से इसने टरका रखा है। और आप समझो 8 से 10 आदमी जब हम खड़े थे, वो 10 आदमी के बीच में वो बंदा एम्बैरेस हो गया सिर्फ 2500 रुपये की वजह से। और भले ही वो 2500 रुपये हम ना दे, उसको 2500 रुपये बहुत महंगे पड़ गए। लेकिन जब भी आप किसी को पर्सनली एम्बैरेस करो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और ज़रूरी है, ये मॉरली बिल्कुल ज़रूरी है, आप उसकी बैक स्टोरी ज़रूर जान लो। यार हो सकता है कि अगले आदमी का व्यापार में सही में कोई नुकसान हुआ हो सकता है कि उसी का पैसा कोई लेके भाग गया हो, एक्चुअल में उसकी कहीं पेमेंट अड़ गई हो और उसकी बिल्कुल नीयत है पैसा देने की, लेकिन वो थोड़ा सा रुक के देगा। अगर केस ऐसा है जेन्युइन, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप किसी को भी पब्लिकली एम्बैरेस मत करो। वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। वो सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास जब आपका पैसा निकल ही नहीं रहा, जब आपको पता है कि यार अगला आदमी बेशरम हो चुका है और अब मुझे डबल बेशरम ही होना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन बढ़िया रहता है कि आप ना EMI बनवा लो कि यार तुझे मेरे का 1 लाख रुपए देना है, तू 1 लाख रुपए एक साथ नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी कितनी कैपेसिटी है। अगर तू महीने में 10,000 रुपये दे सकता है, हर महीने मेरे को 10,000 रुपीज़ इस तारीख को चाहिए और इस तारीख को तू कन्वीनियंटली देता रहे। अगर वो 10,000 रुपये हर महीने दे रहा है, जिस टाइम पे डिसाइड हुआ है उस पर दे रहा है, तो हो सकता है कि बंदे को जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उसकी नीयत है पैसा देने की, सिर्फ उसके सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे।
यार बहुत ज़्यादा ना लीनियंट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि यार मैंने माल दे दिया, अब मेरे को पैसा लेना है, 30 दिन की हमारी बात हुई थी, अब अगला आदमी अगर नहीं भी दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 60 दिन में दे देगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ये वन टाइम नहीं होगा। अगर आपने एक बार पेमेंट 30 डेज़ की जगह 60 डेज़ में रिसीव कर ली तो बेसलाइन ही आपकी 60 डेज़ बन जाएगी। अब अगली बार वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि यार 60 डेज़ तो मेरा क्रेडिट है ही, मतलब आपको कभी भी 60 दिन से पहले तो पैसा आने नहीं वाला, और धीरे धीरे वो क्रेडिट लिमिट अपने आप ही बाय डिफॉल्ट बढ़ती जाएगी। 60 दिन की जगह 70 दिन, 70 दिन की जगह 80 दिन, और वो क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको पैसे की एकदम ज़रूरत भी नहीं है तो भी आप एक्ट ऐसे ही करो कि यार मेरे को अपना पैसा चाहिए टाइम से, मैंने जो तय करा था उसी हिसाब से मेरे को पैसा चाहिए। 1-2 दिन ऊपर नीचे एक अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चलेगा। एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और ये मैंने खुद अपने साथ अपनाई है। अब मुझे लग रहा है कि सारे पैसे मेरे ही मरे हैं शायद लाइफ में, तो मेरे साथ इतनी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये वाली ट्रिक मैंने खुद अपनाई है। बहुत बार क्या होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा मेरे को बचता भी नहीं, इससे तो मैं आगे काम करूँगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ पैसा उससे लेना है तो आप बिल्कुल जाहिर नहीं कर सकते कि यार मेरे को तेरे से आगे काम नहीं करना है। आपको दिखाना ऐसे ही कि हाँ यार मेरे को तेरे से काम भी करना है, आगे पैसा 2 पैसे कमाने भी हैं, तेरे से व्यापार करना है। उससे क्या है कि वो बंदा आपका बैलेंस का पेमेंट नहीं रोकेगा। अगर उसको आइडिया भी लग गया, हल्का से भनक भी लग गई कि यार आगे ये मेरे को माल देने वाला नहीं है, तो पहले ही अपने माइंड में सोच लेगा कि यार ये सप्लायर तो मेरे लिए वैसे भी मर गया, मेरे को तो नया सप्लायर ही देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका पैसा रोक लेता हूँ, इसका पैसा बाद में देखेंगे, नए वाले को डील करते हैं, आपका पैसा वहीं मर जाएगा। हमने एक पार्टी के केस में ऐसा ही करा था। एक मुंबई की पार्टी थी, वो भी सेम सिचुएशन, मटेरियल हमने दे दिया, गुड फेथ में मटेरियल दे दिया, उसने हमारे से 15-20 दिन का जो नॉर्मल क्रेडिट टाइम होता है वो अग्री करा था, और उसके बाद 5-6 महीने उसने पैसा हमें दिया नहीं। हमारा फिर थोड़ा सा दिमाग नॉक करा कि यार अब पैसा निकलवाएं कैसे। तो हमने क्या करा, एक मटेरियल जो हमारी एक आइटम होती है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 95 रुपीज़ की मार्केट रेट है उसका, हमने उसको रेट ही ऐसा दिया 85 रुपीज़ के लगभग, जिससे कि उसको ऐसा सस्पिशियस ना हो कि यार ऐसा नहीं कि सीधे 95 का 50 रुपीज़ रेट दे दिया, फिर तो बंदा सोचेगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कमोडिटीज़ जो होती है, मटेरियल होता है, उसमें मार्जिन वैसे भी कम होता है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें वैसे भी कम मार्जिन पे गेम होता है। तो हमने उसको रीजनेबल रेट दिए जो प्रैक्टिकल लगे। एट द सेम टाइम रेट ऐसा था कि उसको कहीं और ऐसा रेट मिलने ही नहीं वाला था। हमने उससे अगला ऑर्डर भी ले लिया, उससे सारी बातचीत कर ली कि भैया इतना इतना मटेरियल आपको भेजेंगे, इस तारीख तक भेजेंगे, रेडी हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर सिर्फ बाद में ये रिक्वेस्ट करी कि आप हमारा पिछला बैलेंस क्लियर कर दो, जिससे कि हम अगला मटेरियल आपका भेज दें, और उसने पिछला पैसा पूरा का पूरा क्लियर कर दिया सेम डे। और उसके बाद हमने हाथ जोड़ दिया कि भैया हम आपको माल नहीं दे सकते। अब यार अगर आपका पैसा अब भी नहीं निकल रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइट स्टेप लेना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि किसी रिकवरी एजेंसी के पास जाना पड़े, जो कि 10%, 20%, 30% कुछ अपना कमीशन लेते हैं और आपका पैसा निकलवा के देंगे बाय हुक और क्रुक। और अगर आपको लगता है कि यार आपका अमाउंट अच्छा खासा है, आप इतना लॉस बियर ही नहीं कर सकते, या हो सकता है कि अमाउंट इतना ज़्यादा है कि अगर मैंने लॉस बियर करा तो मैं ही ख़त्म हो जाऊँगा फाइनेंशियली, मैं बिल्कुल ज़ीरो पे पहुँच जाऊँगा, तो उस केस में आपको लॉसूट फाइल करना ही करना पड़ेगा, आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि अगर कुछ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है तो सबसे बढ़िया है। अगर रुपए में 50 पैसे भी मिल रहे, 75 पैसे मिल रहे, कहीं 80 पैसे मिल रहे हैं, कहीं बातचीत करके निमट रहा है, तो बहुत बढ़िया है। आप उसको एक लॉस समझ के, एक एक्सपीरियंस समझ के आगे बढ़ जाओ, जितना पैसा मिल रहा है लेके आगे बढ़ जाओ। उसका रीज़न क्या है कि जब आप कोर्ट में जाओगे तो वकीलों का पैसा, उसके बाद आपका टाइम, आपकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम होंगी, और कभी कभी क्या होता है केसेस बहुत लंबे चल जाते हैं, रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बेस्ट है कि आज ही सोल्यूशन पकड़ो, थोड़ा लॉस बियर करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी नहीं हो रही, भाई कोई बंदा है कि कह रहा है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, या वो कह रहा है कि मैं पैसा देता ही नहीं, जो तेरे पे होता हो कर ले, उसके बाद फिर आप कोर्ट जाओ। आप कोर्ट तभी जाओ जब आपको लगता है कि आप जीत सकते हो, और उसके बाद फिर अपनी पूरी जान लगा दो। भाई ध्यान रखना कि अगर आप एक बार कोर्ट घुस गए तो आपको जीत कर ही बाहर निकलना है। अगले आदमी का इतना पैसे का नुकसान होना चाहिए, उसको इतना पैसा देना पड़ना चाहिए कि वो याद रखे कि उसने आपसे पैसा लिया था, आपका पैसा मारा था और आपको परेशान करा था। उसकी जीत कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हार्श है, लेकिन सही में उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जानी चाहिए। जितना आपने पेन एक्सपीरियंस करा उससे 10 गुना पेन वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव ऐसा होगा जिसका किसी के पास 2000 रुपये, 2 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए अटका होगा। अमाउंट कोई भी हो यार, मेहनत का पैसा है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि जब अपना मेहनत का पैसा हो और अगले बंदे के पास हो और अगला बंदा हमें मोहताज कर दे हमारे ही पैसे के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को किसी एक बंदे के साथ, कम से कम किसी एक बंदे के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि जिसके बंदे का पैसा अड़ा हुआ है वो बंदा अपना पैसा निकाल सके और अपनी लाइफ में और कॉन्फिडेंस महसूस कर सके। अगर एक बंदे का भी पैसा निकल गया ना इस वीडियो से, तो हमारा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।